ओके, सो व्हाट इज द प्रॉस ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर? क्या क्या फायदे हैं अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो? मेरे फायदे क्या है? आपके खुद के फायदे क्या है जब आप एक एंटरप्रेन्योर हैं? आपका ये अपना, हाँ, वेरी गुड। अपना डिसीजन ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, एम्प्लॉय सिलेक्शन। यस, नेक्स्ट। काम कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपना टाइम शेड्यूल अपना, हाँ, टाइम शेड्यूल आप डिसाइड करेंगे खुद से। उसके बाद एक सेल्फ रिकॉग्निशन, एक आपका रिकॉग्निशन होगा, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अच्छा है। आप इंस्पिरेशन बनेंगे दूसरे के लिए, है ना। आपका कोई भी काम डिले नहीं होगा क्योंकि यू आर गोइंग टू टेक योर ओन डिसीजन। आपका जॉब सिक्योरिटी है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज है अपने स्किल को यूटिलाइज करने का, यानी कि आपके पास जितने स्किल्स हैं आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। So what are the pros? You are your own boss and you have control over your future, you have control over your business. Your choice can be, choices जो होंगे वो आपके खुद के होंगे, like you set your hours, you can choose your employees, आप अपने employees को choose कीजिए। There are more opportunities for you to make decision, आपके पास ज्यादा opportunity है कि आप अपने decision खुद ले सकते हैं। थर्ड में क्या होगा कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं, फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं टैलेंट्स को, स्किल को, नॉलेज को, क्रिएटिविटी को, है ना। समझ में आया? हाँ, समझ में आया। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिवॉर्ड। अगर है कोई भी पैसा अगर आपको मिल रहा है, पैसा जो आप कमा रहे हैं वो आप किसके ऊपर खर्चेंगे? अपने ऊपर, मतलब आपका अपना खुद का होगा। मतलब इट्स नॉट अबाउट स्पेंडिंग, इट्स अबाउट दैट यू आर अर्निंग व्हाटएवर यू आर अर्निंग, यू आर गोइंग टू कीप दैट मनी विथ योरसेल्फ। सही बात है, आप जो भी कमाएंगे वो आपका पैसा होगा। आपको एम्प्लॉइज को कितना देना है, कब देना है, हाँ, हाँ, आपके बिजनेस का है, प्रॉफिट सारा आपका होगा। इनकम का एडवांटेज, आप टैक्स एडवांटेज मिलेगा तो आपको मिलेगा। आपको कितनी सैलरी किसको देना है वो सब कुछ आप पे डिपेंडेंट है। जॉब सिक्योरिटी है क्योंकि आप अपने लिए खुद जॉब क्रिएट कर रहे हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करके, तो आपकी जॉब सिक्योर होगी। लाइक द अदर कंपनीज और लाइक अदर ऑर्गेनाइजेशन, यू डोंट नीड टू, मतलब you are not going to be terminated and you are not going to be, basically you are not going to leave the organization। ऐसा सिचुएशन कभी भी नहीं आएगा। आई बस समझ में? क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट वन इज वेराइटी इन योर वर्क रूटीन। आपके पास रूटीन में वेराइटीज होगा तो आपका जो स्किल है, आपका जो इंफॉर्मेशन है, आपकी जो एक्सपर्टीज है वो और बेहतर होगी, नॉलेजेबल आप बनेंगे। सेल्फ सेटिस्फैक्शन है क्योंकि आप अपने लिए काम कर रहे हैं तो आपको कोई भी बॉस कुछ बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। तो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, आत्म, बोलते हैं ना, आत्म संतोष कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। पर्सनल अचीवमेंट है क्योंकि ये जो गोल आपने अचीव किया इसमें आपकी हार्ड वर्क है, आपका डेडिकेशन है, आपकी सेक्रीफाइसेस है, तो आपने इसको अचीव कौन, किसने किया? आपने खुद ने किया, ठीक है। अब जैसे अगर हम कुछ अचीव करते हैं तो हमारा नाम आता है ना कि दिस पर्सन अचीव दिस थिंग, राइट। तो पर्सनल अचीवमेंट है और लोग आपको पहचानेंगे, रिकॉग्निशन होगा। सो दीज आर द एडवांटेजेस फॉर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। If we are talking about the pros, if we are talking about the disadvantages, what can be the disadvantages of this particular entrepreneurship, being an entrepreneur? So सबसे पहले chance of business failure। सबसे पहले कॉन्स में लिखिए, कॉन्स मतलब डिसएडवांटेजेस, कॉन्स में लिखिए चांस ऑफ बिजनेस फेलियर, चांस ऑफ बिजनेस फेलियर, चांस ऑफ बिजनेस फेलियर, चांस ऑफ बिजनेस फेलियर यानी ये रिस्क बहुत ज्यादा हाई है। मान लीजिए कि आज हम एक एग्जांपल लेती हूँ मैं कि अगर आपको शेयर मार्केट का नॉलेज कम है तो क्या आप शेयर में पैसा लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि रिस्क है कि आपके पैसे डूब सकते हैं, डूब सकते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए कि मैं खुद आज कोई बिजनेस शुरू करती हूँ और उसमें 10 लाख रुपए लगा दिए, मे भी मैंने मार्केट रिसर्च किया हो, कंज्यूमर्स के बारे में निकाला हो, एनालिसिस किया हो, कॉम्पिटिटर्स के स्ट्रैटेजी को देखा हो,
लेकिन स्टिल श्योरिटी है कि मेरा बिजनेस सक्सेसफुल बनेगा. So there is a very high chance of the business failure. आपका business क्या हो सकता है? फेल हो सकता है, डूब सकता है, right? So there is a risk. Next लिखिए time consuming. Time consuming. Second one is time consuming. Second point is time consuming. Time consuming. जैसे आप देखिए टाइम कंज्यूमिंग का ये जो पॉइंट है ये क्या कहता है कि आप कभी भी जब अपना हाँ बिल्कुल, जैसे अगर मैं आप बहुत छोटे लेवल से स्मॉल स्केल से कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसको लार्ज स्केल तक पहुंचाने में आपकी बहुत मेहनत होती है. और जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं कि आज आपने बिजनेस शुरू किया और आप कल बिजनेस पे ध्यान नहीं दे रहे. आपको सब कुछ करना है, बिजनेस प्लान बनाना, फिजिबल स्टडी करना है, रिपोर्ट करना है, एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है. तो आपके पास टाइम होगा? नो. इवन अगर हम एक नॉर्मल सा ओकेजन की बात करें कि अगर हमारे यहाँ कोई फेस्टिवल है, कोई ओकेजन है, तो हमारा कितना ज्यादा टाइम चला जाता है उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने में. तो यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, तो कितना ज्यादा टाइम जाएगा. कोई वर्क आवर आपका फिक्स नहीं है. आप अगर सुबह के 6 बजे से भी आए हैं ऑफिस में तो आप सुबह के नेक्स्ट दिन भी 6 बजे तक काम कर रहे हैं. कोई गारंटी नहीं है कि आपकी काम कब खत्म होगा. जब आप अपना बिजनेस शुरू करें, सब कुछ दाव पर आपका लगा है, तो यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग वाला जो है सिनेरियो ये तो होगा ही. क्योंकि आप अपना पूरा टाइम कैन वर्क मोर आवर्स, मतलब आप काम करते रहेंगे, ये सिचुएशन रहेगी, है ना. तो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा. हाँ, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे बिल्कुल. इनकम may not be a secure or regular as it would working for someone else. तो आपका जो इनकम है, लिखिए इनकम may not be as secure or regular as it would be working for someone else, as it would be working for someone else. अब जैसे यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि आप मान के चलिए कि जैसे मान लीजिए कि मेरी जो सैलरी है यहाँ पर इस ऑफिस से मैं काम कर रही हूँ वो फिक्स है. मान के चलो 50,000 मेरी सैलरी फिक्स है. अब ऑफिस में प्रॉफिट हो या ऑफिस में लॉस हो, आपकी सैलरी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, 50,000 ही रहेगी. इट इज नॉट गोइंग टू डिक्रीज. श्योर, ये चीज तो है ही. बस एक एक्सेप्शनल केस आया था कोविड का, जिस टाइम पर सैलरी डिडक्शन हुआ था. लेकिन एक मैं नॉर्मल कॉन्सेप्ट में कहूँ, रेगुलर कॉन्सेप्ट में कहूँ, तो आपका जो सैलरी है दैट इज फिक्स्ड. But in this case, when you are starting the business, sometime you have to work for 3-4 months without a single penny. आपको अपने पॉकेट से ही खर्च करना पड़ रहा है, बल्कि आपकी कोई इनकम नहीं है. इनकम यहाँ पर फिक्स नहीं है, और इनकम अगर नहीं हो रहा है तो आपका कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई भी सैलरी फिक्स्ड नहीं है. तो ये भी एक अनसर्टेनिटी आपके साथ जुड़ी रहेगी. समझ में आया? नेक्स्ट वन इज प्रेशर टू सक्सीड. Next point is pressure to succeed. Pressure to succeed. Succeed. Pressure to succeed. इसका मतलब पता है क्या हुआ? देखो, आप जो हैं वो प्रेशर में इसलिए हैं क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें छोड़कर वो बिजनेस शुरू किया है, पैसा पूरा लगा दिया है. फैमिली वाले कई बार आपके अगेंस्ट होते हैं, जैसे कि जो आपके भावेश अग्रवाल, जब उन्होंने ओला ट्रिप स्टार्ट किया था तो उनके पेरेंट्स बिल्कुल अगेंस्ट थे उनके बिजनेस आइडिया के, क्योंकि उनको लगा था कि मेरा बेटा आईआईटी से पढ़ करके ट्रिप और ये अपना बिजनेस करेगा. तो ऐसे कई बार होते हैं कि आप डीमोटिवेटेड होते हैं क्योंकि आपको सपोर्ट करने के लिए आपकी फैमिली नहीं होती. बट फॉर प्रूफ योरसेल्फ, अपने आप को प्रूफ करने के लिए आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा ना कि आपका डिसीजन राइट था. तो ये प्रेशर एक एंटरप्रेन्योर पे हमेशा रहता है
कि प्रेशर टू सक्सीड, समझ में आया कि आपके ऊपर एक दबाव है कि आपको क्या करना है, सक्सेस करना है, पावर, आपको सक्सेसफुल होना है लाइफ में, राइट। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस। स्ट्रेस, स्ट्रेस, अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस? दबाव, तनाव, इट्स दबाव तो प्रेशर हो गया, तनाव, टेंशन, है ना। स्ट्रेस क्यों रहेगा? क्योंकि लॉन्ग वर्किंग आवर्स तक काम करोगे, कोई भी काम इनकम्प्लीट है तो फ्रस्ट्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन स्ट्रेस रहेगा आपके दिमाग में, मल्टीपल जगह से प्रेशर है। अगर आप फैमिली पर्सन है तो आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, एक भी गलत डिसीजन से आपकी पूरी फैमिली का, आपके बच्चों का, आपके स्पाउस, आपके पेरेंट्स, सबकी लाइफ पे आ जाती है बात, राइट, सबके सर्वाइवल पे बात आ सकती है। तो यहाँ पर एक स्ट्रेस होना, और ऊपर से इतने पैसे लगाए हैं, कितना स्ट्रेस होगा, है ना। हम अगर आज हम लोग 5,000 भी कहीं खर्च देंगे या 5,000 भी शेयर मार्केट में लगाएंगे, और वो 5,000 अगर 500 रुपए में कन्वर्ट होगा तो स्ट्रेस होगा कि नहीं होगा? तो द सेम थिंग इज विद दिस, राइट। Next one is financial risk. So I don't think I just need to elaborate this point. This point is already clear to all of you, right? Financial risk का मतलब क्या होता है? जहां पर आपके पैसे से रिलेटेड रिस्क है, पूरा पैसा लगाया है, बहुत बड़ा रिस्क है। नेक्स्ट है सैक्रिफाइसेस। सैक्रिफाइसेस का मतलब होता है बलिदान देना, यानी त्याग करना। क्या करना? त्याग करना। आपके पास ना आपके परिवार के लिए टाइम होगा। अब जैसे वीकेंड्स हैं जहां पर पेरेंट्स अपने बच्चों को कहीं घुमाने ले जाते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए, ये सब चीजें सब आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। आपकी जो फैमिली टाइम है उसको आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिजनेस के टाइम में, सही बात है। उसके अलावा आपके फाइनेंशियल सैक्रिफाइसेस है, आपने सारे इन्वेस्टमेंट लगा दिए। इमोशनल सैक्रिफाइसेस है, आपके जो रिलेशंस हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, आप उनसे नहीं मिल सकते लॉन्ग टाइम तक, है ना, क्योंकि आपके पास अभी और कोई क्या काम है, बिजनेस चलाना, बिजनेस सक्सेसफुल बनाना है। तो बहुत सारे टाइम, जो बलिदान, जो त्याग जो एक पर्सन देता है, वो भी एक एंटरप्रेन्योर को क्या करना पड़ता है, बेसिकली उसको भी देखना पड़ता है, पेशेंस के साथ उसको भी कंट्रोल करना पड़ता है, राइट। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। देखो, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिजनेस अगर आप चलाना चाहते हो तो आप सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉइज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, न्यू प्रोडक्ट स्टार्ट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। So the person will be in a huge responsibility and वो एक बर्डन लेकर के एक एंटरप्रेन्योर को चलना पड़ता है। और आपके रोल हर जगह अलग है। कहीं पर आप एक सीईओ हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, आप अपने ऑफिस के लिए, आप अपने कुछ फ्रेंड्स के लिए सिर्फ फ्रेंड हो, आप अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के लिए आप स्पाउस हो, अपने बच्चों के लिए आप पेरेंट्स हो। तो आपके मल्टीपल रोल्स हैं, और मल्टीपल रोल से मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ में लेके एडजस्ट करना और कोऑर्डिनेट करना कितना मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रेगुलेशंस एंड पेपर वर्क। नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलेशन एंड पेपर वर्क। नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलेशन एंड पेपर वर्क। रेगुलेशन एंड पेपर वर्क, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो काम है, जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बिजनेस शुरू किया और मैंने कंपनी के तौर पर उसको रजिस्टर कराया, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन कराना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, सही बात है। उसके अलावा आपको लीगल वर्क्स के लिए रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ सकता है ना। आपको लोन बैंक से ले रहे हो तो उसके लिए पेपर वर्क की जरूरत है। तो जितने भी रेगुलेशंस, पेपर वर्क और गाइडलाइंस है जो गवर्नमेंट के द्वारा है फॉर द न्यू बिजनेस, फॉर द न्यू कंपनी, यू हैव टू फॉलो दिस थिंग्स, राइट। समझ में आया? ओके, सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स। समझ में आया यहाँ तक? चलिए, नेक्स्ट वन इज what are the factors influencing the entrepreneurship? What are the factors influencing the entrepreneurship? चलिए, factors influencing entrepreneurship, इसका मतलब क्या हुआ
कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है दैट इज एजुकेशनल। फर्स्ट वन इज एजुकेशनल। एजुकेशनल, ठीक है। सो आजकल के जो लोग हैं, आजकल की जो यूथ है, आप लोग देख रहे होंगे कि दे आर बेसिकली इंक्लाइन टुवर्ड देयर ओन बिजनेस। देख रहे हो झुकाव उनका अपने बिजनेस स्टार्ट करना है, नया शुरू करेंगे, फैमिली बिजनेस, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम डिससेटिस्फैक्शन इन द जॉब। जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डिससेटिस्फैक्शन होता है जॉब में, तब वो जाकर के अपने खुद के बिजनेस पर बिलीव करना शुरू करते हैं। उसके अलावा मल्टीपल यहाँ पर ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आपका EDII, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इस टाइप के जो इंस्टीट्यूट है वो आपको ट्रेनिंग देते हैं। क्या देते हैं? ट्रेनिंग देते हैं कि आप कैसे बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सो एक डिजाइन किया गया है एक प्रॉपर एंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम। क्या डिजाइन किया गया है? प्रॉपर एंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के ट्रेंड को हवा और दे रहा है, राइट। तो इसी वजह से जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं यंग माइंड को, खास करके जो एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड जो एजुकेशन है, दैट इज बेसिकली इंस्पायरिंग द यंग माइंड ऑफ कंज्यूमर्स, सॉरी पीपल, यंग माइंड ऑफ पीपल और यूथ। यंग माइंड का मतलब है कि जो लोग यंग हैं उसी से रिलेटेड ही है ये, खैर तब यंग माइंड भी लिख सकते हो। नेक्स्ट लिखिए लीगल। नेक्स्ट पॉइंट, तो एजुकेशन भी इफेक्ट कर रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इफेक्ट कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम इफेक्ट कर रहा है, एंटरप्रेन्योर्स के वेबिनार्स, एंटरप्रेन्योर्स से रिलेटेड आपके लीगल एंड पेपर वर्क, मैंने लिखवाया तो था रेगुलेशंस एंड पेपर वर्क, वो लीगल में ही आ जाएगा डिसएडवांटेज में जो। तो यहाँ तक समझ में आया कि आपका एजुकेशन में जो वेबिनार्स हैं, एजुकेशन से इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके जो प्रोग्राम्स है, एक्चुअली MBA एंटरप्रेन्योरशिप में होता है, पता है ये चीज। तो ये सब चीजें हमें क्या करें, इंस्पायर करें टू स्टार्ट आवर ओन बिजनेस रादर देन वर्किंग अंडर सम पर्सन और सम कंपनी। क्लियर हो गया? सेकेंड लिखिए लीगल। लीगल, the law must protect the weak the till they need it। अब जैसे मैं तुम लोग को बताती हूँ कि जब भी कोई स्मॉल बिजनेस शुरू किया जाता है, यानी स्मॉल बिजनेस से जब आप शुरू करते हैं, तो आपके आसपास बहुत सारे लार्ज स्केल की कंपनीज हैं, और वो जो लार्ज स्केल की कंपनीज हैं वो क्या करती हैं कि वो आपके बेसिकली छोटे कंपनीज को खत्म कर देती हैं, ऐसा होता है। तो जो लॉ है, हमारे जो इंडिया का लॉ है, रूल्स है, वो क्या करता है कि वो प्रोटेक्ट करता है वीक को, यानी स्मॉल कंपनीज को, तब तक जब तक उनको जरूरत है। Entrepreneurs in small sectors have limited resources and they are not able to compete with the large scale manufacturer, यानी large scale manufacturer से वो compete नहीं कर सकते हैं। कौन? आपके entrepreneurs। आ रही बात समझ में? स्मॉल स्केल entrepreneurs compete नहीं कर सकते हैं। तो रिजर्वेशन दे दिया गया है इंडिया में कुछ प्रोडक्ट को लेकर के जो सिर्फ स्मॉल स्केल ही बनाता है। कौन बनाता है? स्मॉल स्केल। जैसे तुम लोग MSME सुना होगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो MSME के अंडर में आपके कुछ लिस्टेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि सिर्फ छोटी जो इंडस्ट्रीज है वही बना सकते हैं, वही डील कर सकते हैं। समझ में आई बात? सो जो रिजर्वेशन सिस्टम है कि स्मॉल कंपनी को जो रिजर्वेशन मिल रहा है आपके गवर्नमेंट के द्वारा, वो आपको मोटिवेट करेगा ना कि आप एंटरप्रेन्योर बने। जब मैं कोई बिजनेस शुरू करूंगी तो मेरे दिमाग में यही आएगा कि अरे मार्केट में इतना कंपटीशन है, तो मैं तो मार्केट में compete नहीं कर पाऊंगी। और सही बात है कि हाँ, रिजर्वेशन कुछ कॉमोडिटी रिजर्वेशन है, परसेंटेज रिजर्वेशन नहीं है। जैसे कैंडल हो गया, ठीक है, कैंडल वगैरह जो होते हैं ना, कैंडल, बैंगल्स, ये सब जो चीजें, ग्लास के आइटम्स, ये सब ज्यादातर इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाती है, ठीक है। तो अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है, अगर उनको ये रिजर्वेशन नहीं मिलता, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज को compete करने देते हैं। तो खुद बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वो बिजनेस शुरू कर लेते ग्लास का, और अगर एक भी बड़ा इंडस्ट्री ग्लास का बिजनेस आ जाता, कम से कम 50 स्मॉल स्केल के इंडस्ट्री खत्म हो जाता। समझ में आएगा?
तो लीगल कहता है, लीगल जो है, जो लॉ है हमारी इंडिया का, जो कानून है वो ऐसा बनाया गया है कि जहां पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जाता है और ये एक कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है पर्सन को कि वो अपना बिजनेस शुरू करे विदाउट फियर दैट दे आर नॉट एबल टू सक्सीड। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? समझ में आया? चलिए, हाँ, नेक्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, तुम लोग को मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको ना एक फैक्ट्री शुरू करना है, किसी भी चीज का, बैंगल्स का मान लीजिए फैक्ट्री शुरू करना है, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ सकती है? मशीन चाहिए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिलेटेड विद द बेसिक अम्यूनिटीज, लाइक जैसे लैंड होना चाहिए, लेबर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, मशीनरीज होनी चाहिए, ठीक है, एनर्जी, ये सब भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक प्रॉपर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में या किसी भी जगह पे है तो वो आपके डेवलपमेंट में हेल्प करेगी, क्योंकि बिजनेस पर्सन जो है वो अट्रैक्ट होंगे वहां पर बिजनेस शुरू करने के, है ना। जिस जगह पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आप कोई विलेज का एग्जांपल ले लीजिए, महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे विलेजेस हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां पर स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस। जनरेटर चलाओगे, कितना दिन तक जनरेटर चलाओगे?